नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी की इतिहास की बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, सभी के हालचाल अच्छे होंगे और कोरोना जैसी महामारी से आप जो युद्ध पूरी दुनिया लड़ने का काम कर रही है उस सभी से आप अपने आप को सुरक्षित भी रख पा रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक नए आगाज, नए अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को उस बुलंदी तक लेकर जाएं, इसके लिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे टाइगर हो, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो इतिहास की क्लास हमारी चल रही है, इस इतिहास की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे। और जो इतिहास की क्लास में विशेषकर हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी वाले या फिर एसएससी जीडी वाले या यूपी एसआई वाले, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके इतिहास की क्लास पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी की बात करूं तो एक बार सभी लोग, जितने भी मेरे बंधु, जितने भी मेरे यहां पर भाई आ चुके हैं, जितनी भी बहनें मेरे यहां पर आ चुके हैं, सभी एक बार इतना कर लीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करना, उसके बराबर में दिया हुआ बेल आइकन जो होगा उसको भी यहां पर प्रेस करके उसको ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद मेरे भाई, सभी को नमस्कार। बहुत सारी बड़ी संख्या में आप लोग आ चुके हैं, आकाश जी आ चुके हैं, धर्मेंद्र आ चुके हैं, वीडियो विद हिमाचल कुरी, ये बहुत पुरानी स्टूडेंट रहे हैं हमारे। चलिएगा आगे बात करें, नवनीत जी आ चुके हैं, भावना पांडे जी आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, बेहतरीन तरीके से लेकर चलेंगे और ऐसा लेकर चलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। आइएगा प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। स्वास्थ्य सभी का बेहतरीन है, सभी लोग मजे में कट रही है सभी की, किसी के पैरों में दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है, किसी को वैसी समस्या तो नहीं है, कोई दुख में तो नहीं जी रहा है। अगर कोई जी रहा है तो चिंता मत करिएगा, आनंद के साथ क्लासों को लेकर चलेंगे और जितने भी जीवन के दुख है ना, उन सभी दुखों को खत्म करने का हम यहां पर काम करेंगे। मॉर्निंग सभी को, मॉर्निंग, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे टाइगरों। आइएगा प्यारे दोस्तों, चलते हैं, फिर बढ़ते हैं और लगाते हैं एक धमाका बड़ा बेहतरीन सा। प्यारे टाइगरों, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, जो आज पढ़ाने वाला हूं, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो बड़ा ही खतरनाक रहने वाला है। और आप खतरों के खिलाड़ी ठहरे। आप क्या ठहरे? आप ठहरे खतरों के खिलाड़ी। यानी कि आज का टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो बलबनी वंश को पढ़ेंगे। प्यारे टाइगरों, जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में मैं बात करूं तो जो गुलाम वंश है, उस गुलाम वंश के अंतर्गत कई वंश आते हैं, जैसे कि कुतुबी वंश आता है, शमसी वंश आता है। उसी तरह एक वंश गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है जिसे आप बलबनी वंश कहते हो। ये बलबनी वंश जो है प्यारे टाइगरों, ये बलबनी वंश हम ये कह सकते हैं कि 1265 से 1290 तक चलेगा। मतलब गुलाम ही वंश है, लेकिन जो गुलाम वंश का शासक बनता था वो अपने नाम से वंश चला देता था। जैसे आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने अपने नाम पर कुतुबी वंश चला दिया था। उसी तरह यहां पर एक वंश चला जिसे आप बलबनी वंश कहते हो। क्या कहते हो? बलबनी वंश कहते हो। अब देखो, बात को समझो। बलबनी वंश का जो संस्थापक रहा वो एक व्यक्ति रहा जिसको आप यहां पर बलबन कहोगे। क्या कहोगे? बलबन। इसका पूरा नाम बहाउद्दीन बलबन हुआ करता था। और बलबन कब तक गद्दी पर बैठेगा? 1265 से 1287 तक बलबन गद्दी पर बैठेगा। मतलब देखो, बलबनी वंश 1265 से 90 तक है, लेकिन बलबन 90 तक नहीं बैठेगा, बलबन 87 तक बैठ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि 3 साल कोई और इसके बच्चे या और कोई शासक यहां पर गद्दी पर बैठने का काम कर रहा होगा। बात क्लियर है? अब मैं आता हूं, आपको बलबन पर सारी चीजों को लेकर चलूंगा, सारी चीजों को समझा कर चलूंगा। पहले बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां से आप चाहते हैं। देखो, ये जो बलबन नाम का व्यक्ति जो था, ये बलबन नाम का व्यक्ति जो था, इस बात को समझने की कोशिश करो। एक होता है ना कि नीचे के स्तर से और एक बहुत बड़े स्तर तक जाना, उनमें से एक रहने वाला है बलबन। बलबन की मैं तारीफ यहां पर क्या करूं? वैसे तो तारीफ इसलिए नहीं कर सकता, ये अच्छा शासक नहीं था, और तारीफ इसलिए करना चाहता हूं कि जो स्ट्रगल की कहानी इस व्यक्ति की रही थी, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्यारे टाइगरों, अगर आप एक बात को समझने की कोशिश करें, देखिए, आता हूं मैं उन्हीं चीजों पर। आपको मैंने एक बात बताया था कि प्यारे टाइगरों,
अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको यहां पर बताया होगा इस चीज के बारे में, और ये मैंने आपको बताया होगा कि रजिया सुल्तान जब रजिया सुल्तान 1236 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, और रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर हुई है, तो आप कहेंगे सर रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई है वो आप कह सकते हैं कैथल के अंदर कर दी जाती है। कहां पर? कैथल के अंदर कर दी जाती है। और जब कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या हो गई, तो रजिया सुल्तान की हत्या के बाद प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका एक और भाई था रजिया सुल्तान का, जिसका नाम क्या था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन 1236 में नहीं 1240 में, गलती हो गई है, 1236 से 1240 तक बैठी थी, 1236 से 1240। तो 1240 में जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो 1240 में इस रजिया सुल्तान का एक और भाई, जिसका नाम क्या था यहां पर? मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये गद्दी पर बैठ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका पहला भाई था, जो इससे पहले ही गद्दी पर बैठ गया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा के रजिया सुल्तान खुद बैठी। फिर रजिया सुल्तान की जब हत्या कर दी गई, तो रजिया सुल्तान का दूसरा भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठने का काम करता है। बिल्कुल मैं यही देख रहा था, जैसे ही मैंने 1236 लिखा, मैं देखना चाह रहा था कि आपका इंटरेस्ट कितना है, कितने बच्चे इस बात को कहते हैं कि सर 1236 नहीं 1240, और यही होना चाहिए इतिहास के अंदर, कि अगर आपकी क्षमता वो हो जानी चाहिए कि अगर आपका मास्टर भी गलती कर देना, तो एक बार मास्टर को भी रोकने का दम होना चाहिए। बोले सर क्या कह रहे हो, 1236 नहीं 1240 लिखो यहां पर, तो यही चीज होनी चाहिए। जैसे कि वेद प्रकाश जी ने तुरंत यहां पर लिखा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा सर 1240। अब देखो दिल्ली की गद्दी पर इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है, और अंत में एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। इसको नासिरुद्दीन महमूद शाह भी कह सकते हैं, और आप इसे नसरुद्दीन महमूद शाह भी कह सकते हैं। अब समझिएगा बात को, ये नसरुद्दीन महमूद शाह व्यक्ति जो था, ये रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठते हुए आ रहे हैं, और रजिया सुल्तान के बाद जब गद्दी पर बैठते हुए आ रहे हैं, तो 1240 से लेकर 1265 तक ये व्यक्ति बैठता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसकी कहानी सुनो, ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति था, इसकी मैं क्या यहां पर बातें करूं। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि इस व्यक्ति को बहुत बड़ा साम्राज्य मिला, और बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया नासिरुद्दीन महमूद शाह ने। यह व्यक्ति ऐसा था कि अपने घर पर टोपी सिलने का काम करता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी SSS में पूछा गया था कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपनी दिनचर्या चलाता था। यही व्यक्ति है नसरुद्दीन महमूद शाह। यह व्यक्ति टोपी सिलकर अपना दिनचर्या चलाता था, और टोपी सिलने के साथ साथ उन टोपियों को मार्केट में बेचता था। मतलब खुद एक छोटा सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहा था। उन टोपियों को मार्केट में बेचता था, उन मार्केट में बेचने के साथ जो पैसा आता था उससे अपना खर्चा चलाया करता था। इसकी पत्नी जो थी, बोले थोड़ी सी फीलिंग तो बेगम वाली दिला दो, मैं आखिरकार दिल्ली सल्तनत की शासिका हूं, थोड़ी सी तो मुझे मल्लिकाए महबूबा जैसी फीलिंग आनी चाहिए। इसने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, जितना भी हमारे साम्राज्य में धन है वो सभी जनता का है, उसमें से एक पैसा भी नहीं निकालूंगा, अपना खुद का टोपी सिलने का काम करूंगा। ये टोपी जितनी बेचेंगी, इन टोपियों से बेचने के बाद उसके बाद घर का नमक मिर्च मसाला लेकर आऊंगा, तुझे चाउमीन गोलगप्पे मोमोज और बर्गर खिलाने का काम करूंगा। जितनी टोपी बेचेंगी उतना मैं तेरे लिए यहां पर करूंगा। पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती थी, और चूल्हे पर खाना बनाते बनाते उसका हाथ जल गया, तो पत्नी कहती थी काम वाली लगवा लो। इसने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, महबूबा की तरह नहीं, मतलब बेगम की तरह नहीं, तू एक सामान्य रानी की तरह जी, और उसी तरह से तेरे को जीवन अपना चलाना है। ऐसा व्यक्ति था। अब इस व्यक्ति के बारे में मैं आपसे क्या ही कहूं, बड़ा सामान्य जीने वाला व्यक्ति अपने दिनचर्या को टोपी सिलकर ही चलाने का काम कर रहा है। इस व्यक्ति के बारे में, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर शासक ऐसा हो जाए तो उससे साम्राज्य को संभालना क्या आसान होगा। अरे शासक का मतलब होता है कि शासक आज के समय में नरेंद्र मोदी जैसा शासक नहीं होता था जिसके साथ एसपीजी एनएक्सजी बराबर में चल रही हो। कई बार शासक को नंगी तलवार लेकर रणभूमि में उतरना पड़ता था, दुश्मन का नरसंहार करना पड़ता था। अब ये टोपी सिलकर काम चला रहा है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फिर राह आसान नहीं रहने वाली थी। और सबसे खास बात यह हो गई प्यारे दोस्तों कि मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि इससे पहले ही इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने एक ग्रुप, एक दल बनाया जिसे तुर्कान चेहरगानी, या आप कह सकते हैं दल चालीसा। क्या कह सकते हैं? दल चालीसा। किसने बनाया था इसको प्यारे टाइगरों?
क्यों बनाया था? अगर ऐसा भी प्रश्न जीवन में आपसे पूछा जाए ना, तो वही बच्चे आंसर दे पाएंगे जो मुझसे पढ़े हैं। दल चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया, सही बात है, लेकिन क्यों बनाया ये आप में से ही बच्चा आंसर दे सकता है। क्योंकि उसको सेना की आवश्यकता पड़ रही थी, और सेना की आवश्यकता का मतलब था कि उसके पास धन नहीं था इल्तुतमिश के पास। तब उसने सोचा कि मैं छोटे छोटी सेना बनाकर छोटे छोटे लोगों को, 40 लोगों को इतना शक्तिशाली करके भेज देता हूं, जिनसे कह दूंगा कि जाओ आप टैक्स वसूलो, और टैक्स वसूलने के साथ जो टैक्स आए उससे अपना खर्चा चलाना, बाकी थोड़ा बहुत आप मुझे भेज देना। इसलिए उसने सेना अपनी बहुत बड़ी बन जाए, इसलिए इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था। आपको बहुत अच्छी तरह से मैं बता चुका हूं। लेकिन प्यारे टाइगर, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस दल चालीसा में एक ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति था जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम फर्श से अर्श तक की सफर की बात करें तो मैं सुशील कुमार यहां पर कुश्ती पहलवान की बात नहीं करने वाला हूं, मैं आज बलबन की बात करने वाला हूं। बलबन कभी इस दल चालीसा का सदस्य हुआ करता था जब इल्तुतमिश ने इसको दल चालीसा को बनाया था, और आज बलबन को हम सुल्तान बनते हुए देख रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो यहां से उठकर यहां तक गया है। दल चालीसा के लोगों की क्या औकात थी, कुछ हैसियत नहीं थी, लेकिन दल चालीसा से निकल के ये बलबन आज दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो आप समझिएगा कि दल चालीसा छोटा सा ग्रुप और इसी का कि व्यक्ति निकल के दिल्ली की गद्दी तक बढ़ने का काम कर रहा है। नाम क्या है जिसके बारे में मैंने अभी कहा? बलबन। ये बलबन नाम का व्यक्ति, मैंने कहा कि बलबन नाम का व्यक्ति जो कि यहां पर बाहुद्दीन बलबन जिसे हम कह सकते हैं, यह दल चालीसा का सदस्य हुआ करता था। ये जो मसूद शाह नाम का, जो महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह नाम का व्यक्ति है, इसने बलबन को एक पद दे दिया, और पद कौन सा था? अमीर ए आखूर। क्या दे दिया? अमीर ए आखूर का पद। अमीर ए आखूर का पद इस व्यक्ति ने बलबन को दे दिया। और जब अमीर ए आखूर का पद बलबन को इस व्यक्ति ने दिया, नसरुद्दीन महमूद शाह ने, तो अमीर ए आखूर का पद थोड़ा सा पावर में आ गया, मतलब बलबन थोड़ा सा पावर में आ गया। आपको एक प्रश्न अच्छी तरह से पता होगा कि उलुग खां किससे कहा जाता है। आपको पता होगा उलुग खां किससे कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये तो सामान्य सा प्रश्न है, उलुग खां बलबन की उपाधि है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? बताएगा कोई? बलबन को, हाँ बिल्कुल। अभी मैं लोह नीति सारी प्रश्नों पर बात करूंगा। जब मैं टॉपिक पढ़ाकर चला जाऊं तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो बलबन टॉपिक से आपका बाहर चला जाए, और आपको जो पता हो और मैं ना उसे पढ़ाऊं, और जो आपको ना पता हो, ऐसे तो मैं कितने ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। बताओ बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? बताएगा कोई मेरा लाल? चलिए बलबन, वीडियो विद हिमाचल कुड़ी। चलिए बलबन, हाँ बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न का आंसर आप जो सबसे पहले देगा उसका मैं नाम लूंगा। चलिएगा, विपिन ने बताया है, विपिन रजक ने बताया है कि नसरुद्दीन। बहुत बढ़िया। महमूद शाह नहीं। देखो ध्यान रखिएगा, ये जो बलबन को उलुग खां कहा गया है ना, ये बलबन को उलुग खां इस नसरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा कहा गया है, पूछा गया प्रश्न है। इसी व्यक्ति ने इस बलबन को यहां पर उलुग खां की उपाधि देने का काम किया था। आपसे कई बार इस बात को पूछा जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये बलबन बड़ा टाइगर था। इस बलबन ने क्या गेम खेला? जब अमीर ए आखुर तो बन गया बलबन इसके दरबार में रहते हुए, पहले क्या था, इल्तुतमिश के समय में दल चालीसा का सदस्य था। इस बलबन ने एक तरफ का इक्का फीका और नसरुद्दीन महमूद शाह से कहा कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, और इससे बलबन ने अपने यहां पर अपनी बेटी की शादी यहां पर नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी। यानी कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी, और अब जीजाजी बन गए नसरुद्दीन महमूद शाह। यहां पर थोड़ा रिश्ता क्लोज हुआ, आना जाना घर में बढ़ा, और जैसे ही आना जाना यहां पर बढ़ा, बलबन को एक दिन मौका मिल गया और बलबन ने अपने यहां पर दामाद को ही ठिकाना लगा दिया। मतलब बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह का ही काम तमाम कर दिया, और जब नसरुद्दीन महमूद शाह का काम तमाम किया तो अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक ही बनने वाला होगा बलबन। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बलबन जो था ये राजगद्दी पर बैठने से पहले किसका प्रधानमंत्री था? आप कहेंगे ये नसरुद्दीन महमूद शाह का प्रधानमंत्री, या हम कहें इसको आमिर ए आखूर की पदवी पर भी रखा था। बलबन दल चालीसा के बाद, यानी बलबन जो था ये व्यक्ति जो इल्तुतमिश के बनाए गए किस समूह का सदस्य हुआ करता था? तो बलबन इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए दल चालीसा का सदस्य हुआ करता था। अमीर ए आखूर के पद पर बलबन को किसने रखा? अमीर ए आखूर के पद पर बलबन के यहां पर जो जीजाजी रहे उन्होंने रखा। जो अमीर ए आखूर है
ये पद जो हुआ करता था इसको आप प्रधानमंत्री की तरह समझ सकते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद शाह जो था यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बलबन को थोड़ी सी शक्ति दी। बलबन ने अपनी बेटी की शादी की और एक दिन मौका मिलते ही इस अंतिम व्यक्ति की यहां पर बलबन ने हत्या कर दी। बात समझ में आई? यह यूपी ट्रिपल प्रीलिम्स यहां निकल जाएगा। मेरे भाई जो भी है आप नाम तो थोड़ा चाइनीज सा लिख रखा है, शायद चाइना से क्लासों को देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि यूपी ट्रिपल पीईटी, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, इन एग्जामों को तो छोड़ो, जो मेरा लाल एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं ना, कई बार डर जाते हो आप नाम से, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूं एक बार प्रश्न जाकर लगा लीजिएगा हर उस एग्जाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। हिस्ट्री के प्रश्न ढूंढेगा और ये देखिएगा अगर मैंने बलबन आज पढ़ा रहा हूं तो उस किताब में जाकर टॉपिक ढूंढेगा बलबन और उसके क्वेश्चन देखेगा। अगर यूपीएससी तक का क्वेश्चन आप बाहर निकाल जाओ ना वीडियो से तो कमेंट कर दीजिएगा सर ये प्रश्न पूछा गया था और ये मेरा बाहर निकल गया, बाकी तो आप छोड़ दो। सही बात है, इतना ही आपको चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सर जी आपने हिस्ट्री की सेकंड वीडियो की पीडीएफ नहीं दी है, आपने फर्स्ट क्लास की वीडियो डाल दिया। कल तो मैंने सारी डाल दी है प्यारे दोस्तों, ये वाली भी डाल दी। अगर सेकंड की नहीं पड़ी है तो सेकंड की आज पक्का डलवा दूंगा, बाकी कल मैंने एक पीडीएफ डलवाई थी। चलिए मैंने आपकी बात सुन ली है अजय गोस्वामी। अब बात इतने जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको एकदम क्लियर है। अब पीडीएफ का रट्टा लगाना बंद करो। ये किसने मारा? बलबन ने मारा। और बलबन जब इसको मार देता है तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम था और नसरुद्दीन महमूद शाह का प्रधानमंत्री था। बलबन जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम भी था। गुलाम मतलब जो इल्तुतमिश शासन करता था उस समय, क्योंकि ये गुलाम ही शासक बन जाया करते थे, और नसरुद्दीन महमूद शाह का प्रधानमंत्री भी था, जो मैंने आपको बताते हुए यहां पर आगे चीजें बढ़ाई हैं। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों जो मैंने चीजें आपको यहां पर लेकर आया था बलबन के बारे में। चलिए अब बताता हूं आपको सारी कहानी को जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो अब बात करते हैं कि बलबन के बारे में। अब समझ में आ गया होगा सर बलबन कैसे कहां से आया। अब पीछे की कहानी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। देखो बलबन जो था प्यारे टाइगरों, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तलवार हमेशा रक्त खून मांगती रहती थी। मतलब ये बलबन कहता था कि जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तब मेरे जो शरीर की नसें ना वो एकदम फड़कने लगती हैं, मेरा खून दौड़ने लगता है और मन करता है कि इस व्यक्ति की, जो गरीब व्यक्ति है, इसकी गर्दन में तलवार से उड़ा दूं। बहुत चिढ़ता था ये गरीबों से। बलबन जो था ये ऐसा व्यक्ति था। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि प्यारे टाइगरों एक समय क्या हुआ कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर ये हमारा भारत है तो इस भारत के अंदर प्यारे टाइगरों दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करते थे ये लोग। और दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा बांग्लादेश है, बंगाल कह सकते हैं हम इसे, ये बंगाल क्षेत्र जो हुआ करता था और एक पाकिस्तान क्षेत्र जो हुआ करता था। दिल्ली की गद्दी से ये बंगाल भी दूर पड़ता था और दिल्ली की गद्दी से पाकिस्तान भी दूर पड़ता था। तब दिल्ली की गद्दी पर जितने भी शासक बैठते थे ना, ज्यादातर शासकों के समय में यहां के जो लोग हुआ करते थे वो भी स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और यहां के लोग भी स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, क्योंकि दिल्ली की गद्दी से काफी दूर दोनों के दोनों स्थान पड़ते थे। और आज के समय में सबसे मुख्य बात इस बात को समझो कि आज के समय में दोनों के दोनों एक अलग देश है, भारत से अलग हो चुके हैं। ये आज के समय नहीं, इतिहास से ही ये चीजें चली आ रही थी। तो हुआ क्या प्यारे दोस्तों, जरा बलबन के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस समय बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम कर रहा था और दिल्ली की गद्दी को संभालने का काम कर रहा था, उसी समय प्यारे दोस्तों ये जो बंगाल हुआ करता था, इस बंगाल क्षेत्र में वहां के छोटे मोटे शासक अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे थे कि हम दिल्ली से अलग स्वतंत्र हो जाएं। बलबन ने अपने छोटी सी सेना की टुकड़ी को भेजा और छोटी सी सेना को टुकड़ी को भेजने के बाद बंगाल के अंदर इस जितने भी संघर्ष हो रहे थे इनका दमन करने की कोशिश की। प्यारे दोस्तों छोटी सी सेना उस विद्रोह का दमन नहीं कर सकी। फिर उसके बाद ये बलबन स्वयं बंगाल में गया और बंगाल में जाने के बाद प्यारे दोस्तों इसने 2 दिन तक नरसंहार मचवाने का काम किया। सारे के सारे लोगों को, जितने भी विद्रोही करता थे उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। और प्यारे दोस्तों बंगाल के अंदर ही एक यहां पर लकड़ी का ऊंचा सा खम्मा लटकवाकर सारी की सारी जितनी भी डेड बॉडीज थी, जितनी लाशें थी, उन पर ऐसे ही लटकवा दी और कह दिया बंगाल के अंदर कि इन डेड बॉडियों को जब तक कोई नहीं उतारेगा, जब तक ये खुद नीचे गिर कर सड़ कर ये खत्म ना हो जाए। और पूरे के पूरे बंगाल में वो जो शरीर थे जो यहां पर इसने लकड़ियों के ऊपर टंगवा दिए थे, वो बहुत लंबे समय तक रास्ते में टंगवा दिए और कह दिया कि बंगाल के अंदर किसी ने दोबारा विद्रोह किया तो हसल ऐसा ही करूंगा। आप सोचो कितना खूंखार व्यक्ति रहा होगा बलबन। अब मैं बलबन के बारे में आपको क्या ही बताऊं। बलबन एक ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता था कि खुदा जो है, जो भगवान है, मतलब हमारी तरह जो खुदा है, उस खुदा के बाद दूसरा व्यक्ति ही मैं हूं। मतलब आप डायरेक्ट खुदा से बात तो नहीं कर सकते,
आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और खुदा के बाद दूसरा व्यक्ति मैं हूं। इसीलिए जब बलबन दरबार में जाया करता था तो इसने दो चीजें चलाई थी, एक तो था सिजदा, एक था पैबोस। क्या था? एक था सिजदा और एक था पैबोस। ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था प्यारे दोस्तों बलबन, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी कहानी बताने वाला हूं। सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब यह था प्यारे दोस्तों कि जब मैं दरबार में आया करूं तो जितने भी लोग हुआ करेंगे ये सारे के सारे लोग मुझे झुककर सिजदा किया करेंगे, और प्यारे दोस्तों हद तो तब हो गई जब इसने कहा कि ये लोग उसके बाद मुझे पैबोस का हक करा करेंगे। मतलब जितने भी लोग होंगे, जो नया व्यक्ति हमारे दरबार में आया करेगा वो झुककर मेरे पैर के अंगूठे को चूमा करेगा, इसको कहा गया पैबोस। सिजदा और पैबोस से शुरू करने वाला व्यक्ति भी बलबन ही रहने वाला था। इस बलबन को एक बात पता थी कि तू भी कहीं ना कहीं जो दल चालीसा था, जो 40 लोगों का दल था, उसी दल चालीसा से निकल के तू बना है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर 10 दल चालीसा से निकलकर जब तू सरदार बन सकता है तो जो बाकी के 39 लोग हैं ना, ये भी हो सकता है किसी दिन सुल्तान बन जाए, तेरा ही खात्मा कर दें। तो कहा जाता है कि इस बलबन ने इन 39 के 39 लोगों की हत्या करा दी और दल चालीसा को समाप्त कर दिया। अब तो प्रश्न पूछ सकता है, दल चालीसा किसने शुरू किया? आप कहेंगे इल्तुतमिश ने। दल चालीसा को खत्म किसने किया? बलबन ने। क्यों किया? क्योंकि इसको डर था कि कहीं इन दल चालीसा के सदस्यों में से कोई और यहां पर सुल्तान आगे चल के ना बने, जैसे मैं बन चुका हूं। बात समझ में आ गई? चलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये क्यूट्स मेरे भाई बात बता रहे हैं कि जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ सीधा तलवार की तरफ जाता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बलबन के हुआ करते थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो बलबन हुआ करता था, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कैसा हुआ करता था। इसके दरअसल यहां पर दो बेटे हुआ करते थे। एक बेटे का नाम था मोहम्मद शहजादा और दूसरे व्यक्ति का नाम था बुगरा खां। यानी बुगरा खां और मोहम्मद शहजादा बलबन के दो बेटे हुआ करते थे। अब प्यार दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बलबन शासन कर रहा था तो शासन करते समय जो इसका समझदार बेटा था वो यहां पर शहजादा मोहम्मद था। शहजादा मोहम्मद समझदार बेटा हुआ करता था। और अगर शहजादा मोहम्मद समझदार बेटा हुआ करता था तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शहजादा मोहम्मद अगर हम भारत की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, यहीं से ज्यादातर आक्रमण हुआ करते थे और यहां पर मंगोल आक्रमण किया करते थे। इस बलबन ने क्या किया कि बलबन ने यहां पर पाकिस्तान क्षेत्र में 6 छोटे छोटे किले बनवाए। जैसे मैंने कहा था कई बार कि जैसे हमारा यहां से भारत सेवता, इधर हिमालय की छोटी थी तो वहां से भी हिमालय यानी भारत सेवता, भारत को खतरा यहां से हुआ करता था। तो वो बात बलबन ने समझी थी और बलबन ने यहां पर 6 छोटे छोटे किले बनवा दिए थे और 6 छोटे छोटे किले बनवाकर इसने इस रास्ते को रोकने की कोशिश की थी कि मंगोल जो अब आक्रमण कर रहे हैं वो भारत पर आक्रमण ना करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो माना जाता है कि उस आक्रमण में ये जो इसका बड़ा बेटा था, जो समझदार बेटा था, जिसका नाम यहां पर मैं कहने वाला हूं शहजादा मोहम्मद, ये शहजादा मोहम्मद मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है। समझदार बेटा था, बहुत ठीक व्यक्ति था। और इस शहजादा मोहम्मद के दरबार में कुछ कवि रहा करते थे जिनको आप कह सकते हैं अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो शहजादा मोहम्मद के दरबार में रहते थे। और बाद में जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो यही अमीर खुसरो बलबन के दरबार में दिल्ली में आकर रहते हैं। पहले कहां रहते थे? पहले अफगानिस्तान क्षेत्र जो पाकिस्तान क्षेत्र है वहां शहजादा मोहम्मद के दरबार में रहते थे। ये शहजादा यानी कि जो हम कह सकते हैं अमीर खुसरो हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जितने 7 शासकों का साम्राज्य देखा है। सबसे लंबा साम्राज्य देखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो अमीर खुसरो ही थे। मैं आपको क्या बताऊं, खड़ी बोली में आपसे कहूं, मैं आपसे तबला कहूं, मैं आपसे सितार कहूं, मैं आपसे गजल कहूं, सभी के जन्मदाता, सभी के प्रवर्तक, सभी की खोज करने वाले अमीर खुसरो ही रहने वाले थे। अमीर खुसरो ही नहीं कहा था कि अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो अहिस्तो कश्मीर में यही है। अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने 7 शासकों का साम्राज्य देखा था। मैं आपको नोट भी कराऊंगा आगे। प्यारे दोस्तों, दूसरे इसके दरबार में कभी रहते थे अमीर हसन। इनको कहा जाता है भारत का सादी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर भारत का सादी क्या है? मैं अभी बताता हूं। सादी भी एक यहां पर कवि हुआ करते थे जो विदेश में रहा करते थे, इसलिए इनको भारत का सादी कहा गया है।
अमीर हसन को। जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो दोनों के दोनों कभी बलबन के दरबार में चले जाते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि शहजादा मोहम्मद बलबन को बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, और शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि बलबन जब गद्दी पर बैठता था तब तो बलबन कठोर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में ये बलबन फूट फूट कर रोया करता था। बहुत ज्यादा बेटे की याद में, बेटे के वियोग में फूट फूट कर अकेले में जाकर रोया करता था। और ये व्यक्ति जो बलबन था अपने बेटे के वियोग में, जैसे श्रवण कुमार के वियोग में उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, भगवान श्री राम के वियोग में भगवान दशरथ की मृत्यु हो जाती है, ऐसी पुत्र वियोग में बलबन की मृत्यु हो गई, क्योंकि शहजादा मोहम्मद से बलबन बहुत प्यार करता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बलबन की मृत्यु किस कारण हुई, आप कहेंगे पुत्र वियोग में। पुत्र वियोग का मतलब होता है पुत्र के दुख में। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो बलबन था, इससे बलबन ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद, मतलब जिंदा था बलबन, तभी कहा कि बुगरा खां तू एक काम कर, मेरे बाद साम्राज्य को तू संभाल लीजिएगा, क्योंकि तेरा एक भाई तो मर चुका है। ये बुगरा खां एक नंबर का डरपोक व्यक्ति था। ये व्यक्ति बुगरा खां जो था, ये दिल्ली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब छोड़ के ये बंगाल में जाकर रहने लगा पिताजी के समय, बहुत डरता था। अब बलबन ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर मेरे बार तू बैठ जाना। इसने कहा पिताजी ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंदर हूं इस समय, और बंगाल के बराबर में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ऐसी डुबकी लगाऊंगा दोबारा कभी बाहर नहीं निकलूंगा अगर मुझसे शासक बनने के लिए कह दिया तो। बहुत डरता था। आत्महत्या की चुनौती पापा को दे दी, बोला मुझे कोई शासक वासक नहीं बनना, मेरी तो वैसे ही हवा खराब है। तो बुगरा खां ने शासक बनने से मना कर दिया। बलबन अपनी मृत्यु के बाद बिना किसी व्यक्ति को शासक बनाए ही बलबन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बलबन के द्वारा किए गए कार्य, जैसे कि मैंने कहा कि बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति चलाई, क्योंकि बलबन जानता था कि अगर मैंने दल चालीसा को समाप्त किया, मैंने अगर दल चालीसा को समाप्त किया तो मेरे पास सेना की कमी पड़ेगी, मेरे पास सेना की कमी पड़ेगी। और दल चालीसा ही तो सेना को संभालने का काम कर रहा था, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। सेना की समाप्ति, इसलिए यहां पर अर्जित दीवान विभाग की स्थापना करेगा, और यह बलबन ही ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के अंदर इन लोगों को डराकर शासन करने का काम करेगा। मैं आपसे कहूं कि बलबन को सारे कार्यों को याद करना है तो बलबन के नाम में आता है बल, और बल से ध्यान रखिएगा, बल मतलब ताकत के साथ शासन करने वाला व्यक्ति बलबन। और इसके द्वारा काम, अगर इसके साम्राज्य में अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ी सी मक्कारी, थोड़ी सी कोई रणनीति साम्राज्य के खिलाफ बनाने की कोशिश की, तो इस व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, लोह एवं रक्त की नीति, जिसका मतलब लोहे से मतलब तलवार हुआ करता था और रक्त से मतलब गर्दन उड़ा देना। और दूसरा, यह व्यक्ति अगर साम्राज्य में कोई भी मक्कारी थोड़ी सी भी कर देता था तो उस व्यक्ति को बुलाता था, बुलाने के बाद चौराहे पर उसको आधा गड़भाया करता था और बड़े से हथौड़े से उसको नीचे धसवा देने का काम करता था। उसके सर पर हथौड़े जब तक मारते रहो जब तक वो व्यक्ति नीचे न धस जाए। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाई। कितना खतरनाक हो सकता था व्यक्ति। बंगाल के अंदर जिंदा यानी लोगों को मरवा के उनकी डेड बॉडीज को लकड़ी के खंभे पर लटकवा दिया और कहते जब तक मत उतारना जब तक कि डेड बॉडी खत्म यहीं पर ना हो जाए। खुदा मानता था अपने आप को, जिल्ले इलाही कहा जाता है इसको, जिसका मतलब था खुदा की छाया। बहुत खतरनाक व्यक्ति था बलबन। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं बलबन के बारे में तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, यहां से मैं आपके प्रश्न निकालता हूं। देखो, बलबन के दो बेटे थे, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां। शहजादा मोहम्मद जो मंगोल लोग थे उनके आक्रमण में शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। शहजादा मोहम्मद का बुगरा खां मना कर देता है यहां पर शासक बनने से। शहजादा मोहम्मद ने जब मर गया और बुगरा खां ने मना कर दिया शासक बनने के लिए, तो बुगरा खां जो है इसका बेटा है कैक्युबाद। कैक्युबाद गद्दी पर बैठेगा और कैक्युबाद का बेटा है क्यूमर्स। और ये जो क्यूमर्स होगा यही मुगल काल का यानी यही गुलाम वंश का अंतिम शासक होगा। दोबारा समझो बात को प्यारे दोस्तों, बुगरा खां ने शासक बनने से मना कर दिया और बुगरा खां ने जब शासक बनने से मना कर दिया तो बुगरा खां का बेटा कैक्युबाद शासक बनता है किसका, गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का कहें बलबनी वंश का कहें। और गुलाम वंश का कैक्युबाद जब शासक बना जो बुगरा खां का बेटा है, और बुगरा खां जब मना करता है तो कैक्युबाद बना। और जब कैक्युबाद मर जाता है, कैक्युबाद लकवे से मरता है, मैं अभी नोट कराऊंगा, इसको एक बीमारी हो सकती है लकवा जो होता है। कैक्युबाद की मृत्यु लकवा से हो जाती है और लकवा से मरने के बाद अगला शासक जो बनता है क्यूमर्स बनता है और यही क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। यहां से प्रश्न क्या बनेगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, क्यूमर्स।
गुलाम वंश में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु लकवे से हुई? नाम होगा कैक्युबाद। कैक्युबाद जो है ये किसका बेटा है? आप कहेंगे बुगरा खां का। बुगरा खां किसका बेटा है? आप कहेंगे बलबन का। बलबन के बड़े बेटे का या समझदार बेटे का क्या नाम था? शहजादा मोहम्मद, जिसकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। जो अमीर खुसरो और अमीर हसन है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो आप कहेंगे, आपको बलबन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद के बाद ये जो दोनों व्यक्ति थे ये बलबन के दरबार में आ जाते हैं। बात क्लियर है? ये जनता के लिए अच्छा था या नहीं? मेरे भाई विक्रम कुमार बात पूछ रहे हैं। देखो अब मैं आपसे क्या कहूं, जनता के लिए अच्छा था नहीं, तो आप ध्यान रखो कि जब बलबन की मृत्यु होती है तो बलबन की मृत्यु के बाद जो अमीर सरदार हुआ करते थे वो अमीर सरदार इसकी डेड बॉडीज को लेकर जाते हैं बलबन की को, और जब इसकी पार्थिव शरीर को लेकर जाते हैं तो वो नंगे पैर और अपने कपड़ों को उतारकर इसकी शरीर को लेकर जाते हैं और अपने सर पर मिट्टी मारने लगते हैं। और मिट्टी मारने के साथ साथ जब इसको दफन करके आते हैं तो माना जाता है कि ये जो तुर्क सरदार थे, अमीर जो सरदार थे, ये 40 दिन तक जमीन पर सोने का काम करते हैं और ये शोक व्यक्त करते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा था जबकि कुछ लोगों के लिए बुरा था। अगर भारत में लूट मचाने का काम किया है और वो कोई भी इस्लाम धर्म का, कोई भी मुस्लिम, कोई भी तुर्क, कोई भी अफगानिस्तान हो, मैं तो उसे अच्छा कहने वाला नहीं हूं। अगर आप मुझे जबरदस्ती कहलवाएंगे तब भी नहीं कहूंगा। और कई बच्चों को तो इसी बात से समस्या हो जाती है कि सर आप हिंदू धर्म के बारे में ऐसा मत कहो, आप इस्लाम धर्म के बारे में ऐसा मत कहो। अरे मैं जूतों से भी मारूंगा अगर इन्होंने भारत लूटा है तो, और अगर भारत के लिए अच्छा किया है तो फिर मैं इनके माला से भी स्वागत करूंगा। इसमें समस्या तुम्हें क्या होती है? जब मैं कहता हूं कि मैं लुटेरों की बात कर रहा हूं, मैं इस्लाम धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मंदिर में देवदासियों की बात करता हूं तो उस समय की कुप्रथा का मैं आपके सामने विवेचना करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको किस बात की मनहानि है? समस्या तो मुझे भी होती होगी जब मैं भारत के इतिहास के बारे में ऐसे पढ़ता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जो प्रश्न आता है वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। चलिए इतने प्रश्न यहां से बनते हैं, आगे चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों ये स्लाइड थोड़ा सा ऊपर हो गई है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। अगर हम बलबन के बारे में अब बात करते हैं तो बलबन नाम का व्यक्ति जो था ये भारत पर जब शासन करने लगता है तो इल्तुतमिश, एक मिनट प्यारे दोस्तों, चलिए बिल्कुल यहां से आते हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों बलबन शासन करने लगता है तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने सबसे पहले दल चालीसा को समाप्त कर दिया। अब दल चालीसा को समाप्त क्यों किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको पता था कि अगर इस दल चालीसा से निकल के मैं शासक बन सकता हूं तो कहीं ना कहीं ये सच है कि आगे भी जो आने वाला समय होगा इन 39 लोगों में से हो सकता है अगला भी कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आए जो शासक बन जाए, इसलिए सबसे पहले इस दल चालीसा को ही समाप्त कर देता हूं। तो बलबन ने इस दल चालीसा को सबसे पहले समाप्त कर दिया। और प्यारे दोस्तों जब इसके सामने यह समस्या आई कि आखिरकार अगर दल चालीसा को समाप्त कर दिया तो दल चालीसा को समाप्त करने के बाद जो सेना है उस सेना को कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साम्राज्य को विस्तार करने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस व्यक्ति ने क्या किया, एक विभाग बनाया जिसे दीवाने अर्ज विभाग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा प्यारे टाइगर हो, और आपको ध्यान रखना होगा ये दीवाने अर्ज विभाग जो है ये एक सैन्य विभाग होगा। इसने अपने जो दरबार, अपने जो सैनिक थे उसमें से जो अयोग्य सैनिक थे, जो वृद्ध सैनिक थे, उन सबको सेना से बाहर निकाल दिया। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज किसने बनवाया? दीवाने अर्ज के विभाग की स्थापना बलबन ने कराई। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना क्यों कराई? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने इसलिए कराई क्योंकि उसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था और उस समय पूरी सेना को दल चालीसा संभालता था, और जब दल चालीसा समाप्त हुआ तो अब सेना को संभालने के लिए कोई विभाग चाहिए था, इसलिए उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना कराई। बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है? आज मैंने तुमसे लाइक करने के लिए नहीं कहा, तो तुम खुद देख लो कितने थोड़े से लाइक लेकर बैठे हो। 2000 बच्चे चल रहे हैं और लाइकों के मामले में इतने कम से लाइक आप लेकर बैठे हो। मतलब आपसे मैं कहता नहीं हूं, इसका मतलब आप करोगे नहीं, जबरदस्ती करवा लूंगा तुमसे फिर तो। चलो एक बार सभी लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और आज काफी सारे बच्चे हैं, एक बार फटाफट से शेयर कर दो हर जगह, जहां भी शेयर करनी है, और लाइक वगैरह स्क्वायर कर दिया करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हर क्लास में 3000 लाइक तो चलते हैं जब मैं खत्म करता हूं, तो उतना तो खुद ही पहुंचा दिया करो यार 3000 लाइक से। और कमेंट पढ़ के तो मजा ही आ जाता है, आप जब काबिल तारीफ यहां पर करते हो ना तो मजा आ जाता है, तो इसलिए खुद ही कर लिया करो इन चीजों को। चलो क्लियर है एकदम। अब देखो आपको समझना है, इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिसका मतलब क्या होता है? खुदा की छाया। ये कहता था
मैंने जैसे बताया कि अगर इस धरती पर अगर भगवान के बाद कोई व्यक्ति है, अल्लाह के बाद कोई व्यक्ति है, तो वो मैं ही हूं। इसलिए इसने खुद को जिल्ले इलाही कहा, जिसका अर्थ क्या होता है? खुदा की छाया, मतलब खुदा के जैसा दिखने वाला। बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। अब प्यारे दोस्तों आगे समझते हैं इसकी कहानी को। और यह व्यक्ति जो था, इसने सिजदा और पैबोस व्यवस्था शुरू की। मैंने बता दिया सिजदा और पैबोस क्या था। झुककर सलाम करना सिजदा कहलाता था, और पैर के अंगूठे को चूमना पैबोस कहलाता था। मतलब अपने आप को क्या समझता था इसका पता ही नहीं चलता। मतलब मेरे पैर के अंगूठे को चूमो, इसको कहेंगे पैबोस करना। बलवान नाम है इसका, बड़ा बल से शासन कर रहा है, खुदा की छाया, जिल्ले इलाही कह रहा है। सारी बातें आपके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। प्यारे टाइगरों, अगर हम बात करें, इस व्यक्ति ने क्या किया, एक ईरानी कैलेंडर होता है। क्या होता है? ईरानी कैलेंडर होता है। इस ईरानी कैलेंडर में अगर हम बात करें, जो पहला दिन होता है, ईरानी कैलेंडर में जो पहला दिन होता है, उसी दिन एक त्योहार मनाया जाता है। पहला दिन को एक त्योहार मनाया जाता है। और जो पहले दिन को त्योहार मनाया जाता है, ये एक विशेष प्रकार के लोगों का त्योहार होता है, जिसे आप पारसी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी लोगों का एक त्योहार है, जिसे आप नौरोज भी कह सकते हैं, और नवरोज भी कह सकते हैं। इसने इस पारसी धर्म के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का त्योहार शुरू कराया, जिसे आप यहां पर नौरोज या नवरोज भी कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नवरोज त्योहार किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे कि पारसी लोगों के लिए ईरानी कैलेंडर का पहला दिन जो होता है, उस दिन नवरोज या नौरोज मनाया जाता है। एक पारसी त्योहार है। और भारत में नवरोज शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह भी बलवान रहने वाला है। बात क्लियर समझ में आई? चलो, नौरोज, हिमाचल इग्नोर कर रहे हो। देखो, उसको कपिल को लग रहा है कि कोई उसको इग्नोर कर रहा है। अब उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं, वो इग्नोर पर ध्यान लगाए हुए। अरे मेरे लाल, इधर ध्यान लगा ले, जीवन में दुख उत्पन्न हो जाएंगे। लास्ट में एक ही बात मिलेगी, और बताओ। ठीक है, पूरे बर्बाद हो जाओगे। सामने से एक ही बात मिलेगी रात को 12 बजे, और बताओ। ठीक है, और लड़का पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, सामने वाली एक ही बात कर रही होगी, और बताओ। इसलिए आपको भी बाद में मुझसे ना कहना पड़े सर और बताओ, इसलिए आप अभी यहां पर पढ़ लो, उससे नौकरी लगने के बाद पूछना रात को 12 बजे और बताओ। फिर वो कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि तुम सेलेक्टेड हो चुके होगे। देखो, बलबन की नीति का नाम था रक्त एवं रोह नीति। मैंने आपको बता दिया, रक्त का मतलब था खून, और लोह का मतलब था लोहा, तलवार से। ये जिंदा लोगों को गड़वा देने का काम चौराहे पर किया करता था, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि रक्त एवं लोहे की नीति शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बलबन ही रहने वाला था। बात क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दो मेरे लाल, वीडियो को दोबारा पीछे चला कर देख ले। ऑफलाइन थोड़ी पढ़ा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर दो। हैं? या तो ये बोल सर दूसरी तरीके से बता दो, और ये कौन सी बात होती है सर दोबारा रिपीट कर दो। अरे वीडियो तेरे हाथ में है, मास्टर को जहां चाहे वहां खींच कर ले जा, जितनी बार चाहे उतनी बार बुलवा ले, जितनी तेज चाहता है उतनी तेज बुलवा ले, धीरे धीरे चाहता है धीरे धीरे बुलवा ले। अरे टेक्नोलॉजी का फायदा उठा ले, कब तक ऑफलाइन में घूमता रहेगा? बोले सर दोबारा बताओ। अरे मैथ का क्वेश्चन थोड़ी है मेरे लाल, दोबारा बताओ। या तो ये बोल सर दूसरे तरीके से बताओ, तो बात बनती भी है। ये कौन सी बात होती है सर दोबारा बताओ? ऐसे कैसे हो सकता है? कभी कभी तुम ना ऐसी बातें कर देते हो जो तुम सोचते हो कि हर मास्टर पर फिट हो जाएगी। अरे ये बातें कहीं कहीं फिट होती है मेरे लाल। चलो आगे मेरे बात प्यारे दोस्तों समझें। चलो देखो, बलबन जो था ना, इसने एक दीवाने बरीद विभाग की स्थापना कराई थी। ये दीवाने बरीद क्या था सर? ये कुछ नहीं था, ये अपने साम्राज्य में गुप्तचर रखने लगा था, और गुप्तचरों से इसी बात पर घुमाता था कि आखिरकार मेरे साम्राज्य में कौन सी जगह क्या चल रहा है। इसलिए दीवाने बरीद विभाग जो था, यह यहां पर गुप्तचर संस्था बलबन के द्वारा बनाई गई थी। इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा दीवाने बरीद का विभाग किसने बनवाया। गयासुद्दीन बलबन जो था, दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो 6 किले मैंने आपको बताए थे ना, 6 किले मैंने अभी आपको बताए थे। मेरे एक एक बात में प्रश्न होता है, उस बात को आप इग्नोर मत किया करो। जो 6 किले मैंने बताए थे ना, इसको 6 किले बनवाने के कारण ही इसको यहां पर रक्षक कहा गया है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से किसने बचाया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से किसने बचाया? इल्तुतमिश। जब मैंने बताया होगा कि मगवर्नी नाम का व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था, इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। इसलिए दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाने वाला शासक इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत का रक्षक किससे कहा जाएगा? क्योंकि मंगोलों से बचाया, इसलिए बलबन को रक्षक कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत को बचाने वाला मंगोलों के आक्रमण से, तब इल्तुतमिश आंसर आएगा। ये 6 किले इसीलिए बनवाए थे कि मंगोल इस पर आक्रमण ना करें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा जाता है। बात क्लियर है? चलो, दीवाने अर्ज क्या था? मेरे भाई मैंने जो आपको अभी बताया दीवाने अर्ज, ये एक ऐसी विभाग इसने बनाया था प्यारे दोस्तों, जिसके लिए सैन्य विभाग मैंने आपको बताया था।
जो बताया सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग जो था प्यारे टाइगरों जब दल चालीसा खत्म कर दिया तो एक जैसे कि आप समझो जैसे आर्मी बना दिया, जैसे नेवी बना दिया, एनडीए होता है जैसे मान लीजिएगा, ऐसे एक विभाग बनाया जो सेना को कंट्रोल करने का काम करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट खुद सेना को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। इसी तरह से नीति आयोग हो गया भारत के अंदर, तो वो क्या करता है, भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन है, 5 वर्ष का जो 5 ईयर प्लान होता है उस पर ध्यान रखता है, तो कोई विभाग तो चाहिए किसी चीज को चलाने के लिए। इसलिए दल चालीसा के समाप्त होने के बाद जो दीवाने अर्ज बनाया गया, यह सेना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, इसमें और कुछ भी नहीं था। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब देखिए प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहां पर रक्षक कहा जाने के बाद इस व्यक्ति को कहा गया उलूग खां। क्या कहा गया, उलूग खां भी लिख देते हैं, लेकिन उलूग खां सही शब्द होता है। और मैं आपसे कहूं कि उलूग खां किससे कहा जाता है, उलूग खां किसकी उपाधि है, तो आप तुरंत कहोगे बलबन की। मैं आपसे कहूं कि उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी, नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन था, अपना दामाद बनाता है, बाद में ही काम तमाम करा देता है। ये बलबन है भाई, बल से शासन करता है, बल से शासन करता है। बात क्लियर है सर? लाइक का बटन तोड़ देंगे, लाइक का बटन तोड़ देंगे, लाइक का बटन तोड़ देंगे। मेरे भाई कृष्ण सैनी, लाइक का बटन मत तोड़ना, वो तुम्हारा मोबाइल टूट जाएगा। कैसे कैसी बातें करते हो तुम कभी कभी। हाँ देखो, अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें तो पुत्र वियोग में बलबन यहां पर मारा जाता है। पुत्र वियोग वही होता है, मतलब पुत्र के दुख में। और शहजादा मोहम्मद जो था, ये किस तरह से मंगोलों के आक्रमण करते समय जो किले बनवाए थे वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस पुत्र वियोग में बलबन की यहां पर बाद में ये मरता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। बलबन के बाद मैंने आपसे कहा था कि बलबन के बाद कैकुवाद नाम का व्यक्ति से बलबन ने कहा कि तू शासक बन जा। ये शासक तो कुछ नहीं बनता है, पर कह देता है मैं डूब कर मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी साम्राज्य इसी के नाम से चला, और बाद में ये लकवे से मर जाता है। लकवा मतलब एक बीमारी होती है, आपने देखा होगा, जो शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इसके बाद शासक बनता है क्यूमर्स। क्या नाम है, क्यूमर्स। ये क्यूमर्स जो था, ये भी ज्यादा समय तक शासक नहीं बना था, कुछ महीनों के लिए शासक बना। और महीनों के लिए शासक बनने के बाद इस व्यक्ति की जो क्यूमर्स है, इस व्यक्ति की हत्या एक व्यक्ति कर देगा, जलालुद्दीन खिलजी, और दिल्ली सल्तनत पर अगला वंश की स्थापना करेगा जलालुद्दीन खिलजी। और आप जानेंगे गुलाम वंश यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि गुलाम वंश का अंतिम शासक हम किसे मानते हैं, क्यूमर्स को मानते हैं। और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी करेगा। और मैं अगला जो वंश पढ़ाने वाला हूं वो खिलजी वंश पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पीईटी के एग्जाम में पीटी के एग्जाम में आपका दिल्ली सल्तनत दिया हुआ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के पार जब हम मुगल काल पढ़ाएंगे तो वह भी आपका पीटी के एग्जाम में दिया हुआ है। तो आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं जो आपको मजा बांध देगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, और आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट तरीके से एक बार अगर क्लास में याद ना करा दो चीजों को, जब कह दीजिएगा। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस गुलाम वंश का नाम जो होता है वो मामलुक वंश होता है। क्या होता है, मामलुक वंश होता है। जब मैं तैयारी करता था तो किसी लड़की ने यानी कि ये पूछा था क्वेश्चन कि मामलुक वंश के संस्थापक कौन है। तो तैयारी करते समय उतना नॉलेज नहीं होती है, अब तो पिछले 6 सालों से इतिहास के साथ ही पीएचडी सी हो गई है। तो किसी लड़की ने पूछा था मामलुक वंश के संस्थापक कौन है, उस समय मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारी किताबों को खगोला, और बाद में ये प्रश्न तो इसलिए फेवरेट हुआ कि परीक्षा में आया था। उसने पूछा मामलुक वंश के संस्थापक कौन है। मैंने आज तक मामलुक वंश ही नहीं पढ़ा था, बहुत समय हो गया, उसने भी मुझे बताया नहीं, चिड़ पर कि देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा आंसर। धीरे धीरे जब कुतुब मीनार पर घूमने गया तो वहां पर बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा थी। कुतुब मीनार पर लिखा हुआ मिल गया, गुलाम वंश ऑब्लिक मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसी दिन पता चल गया कि गुलाम वंश का दूसरा ही नाम मामलुक वंश होता है। यह मामलुक वंश का जो संस्थापक कहा जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा। बात क्लियर है प्यारे दोस्तों? चलिए, पीयूष तिवारी जी कह रहे हैं भक्त अंधभक्त को पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं, भक्ति आंदोलन नहीं, अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा भक्ति आंदोलन बिल्कुल पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे लगता है आजकल कुछ आप भक्ति और अंधभक्तियों का इतना काल चल रहा है, मुगल काल अकबर से शुरू करना, शुरू से शुरू करूंगा, बिल्कुल मेरे भाई शुरू से शुरू करूंगा, अकबर से नहीं करूंगा, ठीक है। कौन थी आपकी, अरे मेरे लाल, अच्छा लक्ष्मी प्रसाद कुछ और ही दूसरी दुनिया में चली गई हैं। तो प्यारे टाइगरों, आपको यह बात समझनी होगी कि जो चीजें मैंने आज आपको समझाई हैं, क्या उनमें से प्रश्न हो जाएं? क्या 10 प्रश्न आज क्रीम निकाल कर दूं जो बलबन से बनते हैं? बताओ फटाफट से, 10 प्रश्न क्या क्रीम निकाल कर दूं जो बलबन से यहां पर बनते हैं? फटाफट बताओ। चलो
पहला प्रश्न ले लो अगर कह रहे हो तो। चलिएगा पहला प्रश्न लो, बलबन सुल्तान बनने से पहले किस व्यक्ति का प्रधानमंत्री या अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था? फटाफट आंसर दो, देखता हूं कि कितना दम है। बलबन शासक या सुल्तान बनने से पहले किस व्यक्ति का प्रधानमंत्री या अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था? शॉर्ट में भी नाम लिख दोगे चलेगा। इसको याद ना हो ना तो आपको पता है एक एक्टर हुआ करता था मूवियों में, नसरुद्दीन शाह, देखा था ना नसरुद्दीन शाह, मैंने तो उससे ही याद कर रखा है, याद रखिएगा नसरुद्दीन शाह। तो नासिरुद्दीन जी महमूद शाह ही यहां पर रहने वाला था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह, और आप मूवी वाले नसरुद्दीन से याद कर लेंगे, बड़ा खिलाड़ी टाइप का व्यक्ति था, तो उसी का प्रधानमंत्री बलबन हुआ करता था। अरे इल्तुतमिश कह रहे हैं कुछ तो लोग, अरे वाह नसरुद्दीन कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। चलिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मुझे बताइएगा, मैं तैयारी जब कराता हूं तो एकदम 100% कराता हूं, और 100% का मतलब 100% ही होता है। प्यारे दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति भारत में दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू की? रक्त एवं लौह कहें या लौह एवं रक्त की नीति भारत में शुरू किसने की? आंसर क्या होगा? चलेगा, बहुत बड़े संख्या में कमेंट आ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत तगड़ी संख्या में। ध्यान रखेंगे, बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति शुरू की। लेकिन खास बात यह नहीं है कि लोह एवं रक्त की नीति सर बलबन ने शुरू की और आपने हमें बता दिया, हमने रट लिया। अगर कल को आपसे कोई यह पूछने लगे ना कि रक्त एवं लोह की नीति क्या थी, क्यों चलाई, किसने चलाई, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आंसर देने से मतलब नहीं है, हमें आंसर है कि आखिरकार क्यों ये आंसर है, आंसर ये क्यों है। और वही मैं चीजें आपको यहां पर दर्शाता हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक बात बता, दल चालीसा को बलबन ने खत्म किया, बलबन ने दल चालीसा को खत्म क्यों किया, अब आंसर देने का मतलब है कि आपको इतिहास की जानकारी होना। और मैं जानता हूं कि आज के बाद अगर आपसे किसी ने यह पूछ लिया कि दल चालीसा को बलबन ने क्यों खत्म किया, तो मैं पक्का जानता हूं आप ऐसा समझाओगे कि दल चालीसा को खत्म बलबन ने क्यों किया था। और यही तरीका होता है, जब आप ऐसी चीजों को जानने लग जाएंगे ना तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। चलो अगला प्रश्न बताओ, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी अर्थी को, जिसकी बॉडी को दफन करने के बाद अमीर सरदार 40 दिन का जमीन पर बैठकर शोक करने लगे? लिखाया नहीं है लेकिन बताया है। कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसकी डेड बॉडी को, यानी कि जिसके शरीर को दफन करने के बाद अमीर सरदारों ने 40 दिन तक जमीन पर बैठकर शोक व्यक्त किया? आंसर क्या होगा? बलबन। भारत का तोताए हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तोताए हिंद किसे कहा जाता है? मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं अमीर खुसरो को आगे पढ़ाता हूं, यहां पर नहीं पढ़ाता, इसलिए ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद भी कहा जाता है। अभी अमीर खुसरो के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि गजल के प्रवर्तक, तबला के यहां पर खोज करता अमीर खुसरो कहा जाता है। मैं सारी चीज लिखाता भी हूं लेकिन आगे लिखाऊंगा आपको। चलिए, तोताए हिंद बलबन को नहीं, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है जो शहजादा मोहम्मद के दरबार में रहा करता था। अच्छा बताओ, अगला प्रश्न बताओ प्यारे टाइगरों। हाँ अमीर खुसरो, बिल्कुल। अगला प्रश्न बताओ प्यारे टाइगरों कि कौन सा शासक ऐसा था उलुग खां जिसे कहा जाता था? उलुग खां किसे कहा जाता था? बहुत बढ़िया, बलबन को उलुग खां कहा जाता था। अच्छा एक प्रश्न और बताओ, जबरदस्त था, एक प्रश्न और बताओ, मामलुक वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? मामलुक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन कब से कब तक करता है? अब आंसर दो। चलो बता ही देता हूं, गुलाम वंश। अगर मैं इस प्रश्न को मामलुक वंश ना लिखाता ना और जब इस प्रश्न को पूछता था धाराशाही कर देता तुमको, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को यह नहीं पता होगा कि मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। और मेरा प्रश्न ही यही होता, प्रश्न पूछते टाइम, कि मामलुक वंश का कार्यकाल कब से कब तक है, और आप इसमें धाराशाही हो गए होते। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इतना बता दिया है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर देंगे। कार्यकाल फटाफट से बता दो, इतने आपके आंसर तेजी से चल रहे हैं। मोहित की बात करूं, विशाल की बात करूं, पंकज की बात करूं, वीडियो में हिमाचल कुड़ी की बात करूं, सोनिया की बात करूं, सीमा, मनीष आईएएस भी यहां पर पढ़ रहे हैं, अरे क्या बात है, पूजा भी पढ़ रही है, कुलदीप भी पढ़ रहे हैं, राजकरण भी पढ़ रहे हैं, उपेंद्र सिंह का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1206 से 1290 राइट आंसर होगा। कुछ लोग 65 लिख रहे हैं, बलबन शुरू हो जाता है 65 से। मेरे प्यारे दोस्तों 65 से 87 तक बलबन रहता है, लेकिन क्यूमर्स जो है वो 90 में मरता है, इसलिए हम कहेंगे गुलाम वंश जो 1206 से हम यहां पर शुरू करेंगे और गुलाम वंश 1290 तक रहेगा। आईएएस भी यहां पर यादव जी कोई पढ़ रहे हैं। चलिए बात में, अच्छा ये बताओ, आज की क्लास में मजा आया हो तो एक बार लाइकों को 2000 पार कुंदा दो, क्योंकि कम से कम इतना तो बनता ही है आपका, कम से कम इतना तो बनता ही है कि वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बलबन आज आपको पढ़ाया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे सभी कमेंट कर दीजिएगा एक बार वीडियो खत्म होने के बाद, सर मजा आ रहा है,
कि इसी तरह से चलते रहिएगा। तो कमेंट पढ़ने के बाद जो आपके क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, उनको मैं अगली क्लास में लेकर आता हूं, जिससे कि सारी चीजें सटीक ढंग से चल सकें। और आप भी इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि लाइकों की संख्या को एक बार आसमान छुड़ा दें। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मिलता रहूंगा, चलते रहूंगा, ऐसे ही बढ़ते रहूंगा, इतिहास की क्लासों के साथ मजा आता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक प्यारे।